हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन की। उसके पहले हम कॉग्निटिव डोमेन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पिछले सेशन में मैं कॉग्निटिव डोमेन पे एक वीडियो बनाकर पोस्ट की थी, जिसमें थोड़ा सा सही से पिक्चर नहीं आया था, क्लियर नहीं था, लेकिन आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। वो पिक्चर को मैं दोबारा इस सेशन में दोबारा डाल दूंगी, वो बुक का जो नोट्स था। और ऐसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कॉग्निटिव डोमेन समझ में आ गया होगा। और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। आज बात करते हैं हम लोग अफेक्टिव डोमेन। जैसा कि बात हम किए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो था, वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो शिक्षा का एक उद्देश्य था कि छात्र को चाइल्ड सेंटर रख के छात्रों के विकास के लिए 3 क्षेत्रों पे कार्य करना बहुत जरूरी था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब तीनों क्या था, 3H से जुड़ा था। क्या था? हेड, हार्ट और हैंड। तो हेड तो दिमाग का हो गया कि कॉग्निटिव डोमेन में क्या था कि एक तार्किक क्षमता का विकास करना था। तो हम ज्ञान, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन, जो 2001 में क्या हुआ कि वो चेंज हो गया और सिंथेसिस लास्ट में चला गया और इवोल्यूशन 5 नंबर पे आ गया। तो उसके बारे में चर्चा हो गई। आज हम लोग बात करते हैं भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र का जो विकास हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, वो 1964 में हुआ, जबकि संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास कब हुआ था? 1956। और इसका हुआ 1964। और ये किनके द्वारा किया गया? ब्लूम्स, क्रथवाल और मसीहा। 1956 में जो हुआ, ब्लूम्स और उनके कुछ सहयोगी थे, और इसमें ब्लूम्स के साथ साथ उसमें क्रथवाल और मसीहा का भी योगदान था। तीनों मिलकर इस क्षेत्र के लिए संशोधन किए और भावात्मक क्षेत्र का विकास किए शिक्षा के क्षेत्र में। तो अब ये आता है कि भावात्मक क्षेत्र का क्यों आवश्यकता पड़ी। अब छात्रों को हम ज्ञान दे दिए, वो सब कुछ समझ गया, वो दिमागी क्षमता में सब कुछ जान गया कि क्या है संज्ञा, क्या है, इसके उदाहरण क्या हैं, ये किस तरह के होते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो अब वो जान गया, लेकिन अब उसको भावात्मक रूप से अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, समायोजन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, तार्किक क्षमता का विकास करने के लिए बहुत ही भावात्मक होना, भावों का होना बहुत जरूरी है। ये क्षेत्र बहुत ही टफ हो जाता है एक टीचर के लिए कि छात्रों में हम एक भावात्मक रूप से शिक्षा के लिए जुड़ाव कर सके। तो इसमें छात्रों के पसंद को ध्यान में रखा जाता है, छात्रों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों की रुचियों को ध्यान में रखा जाता है, उसके मनोवृत्तियों को ध्यान में रखा जाता है, उसकी अभिवृत्तियों को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात भावात्मक क्षेत्र पूरी तरह से कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा क्षेत्र है कि जब तक इसका विकास छात्रों में अच्छे तरह से ना हो तो वो शिक्षा में एक सही लक्ष्य की ओर नहीं जा सकता, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएगा। तो भावात्मक क्षेत्र के विकास करने का मुख्य उद्देश्य वही हो गया कि शिक्षक के द्वारा छात्र में रुचियों को बढ़ाना, सामाजिक मूल्यों को बढ़ाना, समायोजन की भावना का विकास करना आदि, की समय परिस्थिति वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। अब जैसे कि वो कॉग्निटिव में तो जान गया कि संज्ञा क्या है, उसका अपर और लोअर लेवल सब जान गया कि संज्ञा क्या है, इसकी क्या उपयोगिता, इसके उदाहरण को जान गया। फिर एवेल्यूएट भी हो गया कि हाँ वो संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा लिखे, उसके उदाहरण को लिखे। तो अब उसको भावात्मक रूप से वो जोड़ना चाहेगा कि हाँ मैं भी तो एक संज्ञा में हूँ, मेरा नाम भी एक संज्ञा है, मेरे माता पिता का नाम भी एक संज्ञा है, ये नदियाँ हैं ये भी एक संज्ञा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब संज्ञा में क्या क्या जरूरी है, वातावरण के साथ इसको किस तरह से हम जोड़ सकते हैं। तो अपनी रुचियों को उसमें रिसर्च के माध्यम से रुचि उत्पन्न करेगा। जब हम दे देंगे कि 5 तरह के संज्ञा व्यक्तियों का नाम बताएं, 5 संज्ञाओं का नाम बताएं, द्रववाचक 5 संज्ञा का नाम बताएं, तो वो रिसर्च करने लगेगा, उसका रुचि उत्पन्न होगा, उसका भाव उत्पन्न होगा। तो अब वो द्रववाचक और ये सब देखेगा, तो उसमें देखेगा द्रववाचक, अच्छा दूध, तो दूध का क्या क्या क्वालिटी है, दूध सफ़ेद होता है, तो वो और उसके विशेष रूप से उस विषय वस्तु के बारे में वो जानने का कोशिश करेगा। तो ये भावात्मक क्षेत्र का जो विकास जो हम करते हैं शिक्षा
शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य उद्देश्य है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। कुल मिला के हम कह सकते हैं उसके पर्सनालिटी को डेवलप करना, उसके शील गुणों का विकास करना। अब देखते हैं कि इस भावात्मक क्षेत्र कितने भागों में है, इसका लेवल क्या है, इसका स्टेप क्या है। भावात्मक क्षेत्र के 5 स्तर होते हैं: आग्रहण करना, प्रतिक्रिया देना, अनुमूल्यन करना, संगठन करना, स्वाभाविकरण करना। यानी कि रिसीविंग करना, रिस्पॉन्सिंग करना, वैल्यूइंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना और कैरेक्टराइजेशन। ये भी कॉग्निटिव डोमेन की तरह सरल से कठिन की ओर जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी और ये अंतिम 5 सीढ़ी। अब इसको याद करने का सबसे शॉर्ट फॉर्म है RRVOC। RRVOC यानी R फॉर रिसीविंग, O फॉर रिस्पॉन्सिंग, V फॉर वैल्यूइंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन और C फॉर कैरेक्टराइजेशन। अब देखते हैं कि आग्रहण में क्या क्या कार्य किया जाता है, प्रतिक्रिया में क्या क्या कार्य किया जाता है, अनुमूल्यन में क्या क्या कार्य किया जाता है, संगठन में क्या क्या कार्य किया जाता है, स्वाभाविकरण में क्या क्या कार्य किया जाता है। अब भावात्मक पक्ष में पहला जो हमारा था, जो सबसे सरल है, पहला स्टेप सरल से कठिन इस तरह से आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन अभी मैं चर्चा कर रही हूँ तो लिखने में ऊपर से नीचे लिख रही हूँ। आग्रहण, आग्रहण में क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, चयन करते हैं, इसके बारे में और क्या क्या कार्य होता है मैं बाद में बता देती हूँ। आग्रहण यानी कि किसी भी चीज़ का हम रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं आप लोगों को जैसे संज्ञा की परिभाषा दे रही हूँ, तो मैं एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में मैं बता रही हूँ, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो मेरे बताने के बाद जो हमारे छात्र हैं वो इस बात को ग्रहण करें, अपने अंदर डाल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब वो चयन कर रहे हैं कि हाँ ये संज्ञा की परिभाषा है और ये इसका निरीक्षण कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति, वो मेरा नाम हो या जिस शहर में रह रहे वो हो, सब क्या है, एक संज्ञा है। उसके बाद प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स करना। तो प्रतिक्रिया, अब जैसे कि अब शिक्षक पूछेंगे तो बताओ संज्ञा किसे कहते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, रिप्लाई देगा, जवाब देगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब छात्र किसी भी चीज को रिसीव कर रहा है तब उस पर वो रिस्पॉन्स दे रहा है, प्राप्त कर रहा है। अब उसे चर्चा के द्वारा करेगा, वाद विवाद के द्वारा करेगा, लिख कर करेगा, पढ़ कर करेगा, तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है। अब हो गया अनुमूल्यन यानी वैल्यू। वैल्यू यानी कि अब वो जान गया कि संज्ञा किसे कहते हैं, उस पर चर्चा भी कर लिया, हम दे दिए कि 5 संज्ञा को ढूंढ कर लाइए। एक कहानी दिए कि एक कौवा था, उसका नाम सुखाराम था, वो आकाश में उड़ रहा था, उड़ते उड़ते वो उसे प्यास लगी, वो एक घड़ा के पास गया, घड़ा एक गंगा नदी के किनारे रखा था। तो इस तरह का कुछ कहानी देने के बाद उसमें से अगर बच्चों को कहा जाए कि तो बताओ इसमें संज्ञा क्या क्या है, तो अब वो संज्ञा खोजने के लिए क्या करेगा, वैल्यू को देखेगा कि वैल्यू क्या था, कि नाम, वो किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम क्या है, संज्ञा है। तो इस तरह से वो संज्ञा को ढूंढेगा। अब जैसे कि मान लीजिए हम बापू की कहानी को पढ़ाते हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है बुंदेलो हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इसको रिसीव कर लिया बच्चा, इसका मीनिंग जब टीचर बताए कि ये एक महान जो क्रांतिकारी महिला थी, जो बहुत ही हिम्मत वाली थी, उनकी कहानी है, तो उसके बारे में जाना, जब उनकी चर्चा करेंगे तो वो रिस्पॉन्स भी करेगा और फिर हो सकता है कि अपने जीवन में उसको वो स्वीकार करेगा। अब जैसे कि आज के हम लोग आज के वर्तमान समय में लैंगिक समानता की बात करते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा घर में रहता है तो वो लैंगिक समानता की परिभाषा कुछ और देखता है और विद्यालय में लैंगिक समानता की कुछ और देखता है। तो क्या होता है, वो बीच से वो वैल्यू निकालता है, वो अपना मूल्यांकन करता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे शिक्षा की बात की है तो कॉग्निटिव में क्या होता है कि वो नॉलेज ले लिया, मैथ्स का फॉर्मूला जान गया, केमिस्ट्री का फॉर्मूला जान गया, अच्छी अच्छी बातों को जान गया, वो नॉलेज ले लिया, लेकिन उस नॉलेज को अगर वो पॉजिटिव वे में सकारात्मक रूप से उपयोग कर रहा है तो वो उसका वैल्यू दिखा रहा है। अगर उसका उपयोग नहीं कर रहा है, निगेटिव कर रहा है, तो उसके वैल्यू को नहीं दिखा रहा है।
अब जैसे कि वो रट लिया कि हाँ गरीबों की सेवा करनी चाहिए, अपने से असहाय लोगों की का मदद करना चाहिए, वो जान तो गया, लेकिन अगर वो वास्तविकता में उसको अपने अंदर नहीं कर रहा है, उस अनुसार से वो नहीं ढल रहा है, तो वो उसका मूल्य सही रूप से नहीं कर पा रहा है। अर्थात लर्निंग में सकारात्मक सोच रखते हुए अपने जीवन में जो ढाल रहा है वो वैल्यू हो गया। अब वैल्यू को ढालने के साथ साथ अब उसको वो संगठन करेगा, संगठित करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। अब क्या हुआ कि वो वैल्यू एक शिक्षक के द्वारा, एक परिवार के द्वारा, एक समाज के द्वारा कुछ वैसा वैल्यू उसे बताया गया, लेकिन अब वो सारे वैल्यू का एक जोड़ करके, एक अपना कंक्लूजन करके एक अपना वैल्यू बनाएगा, वो एक अपना मूल्य बनाएगा, और उस मूल्य को बनाएगा तो उसके व्यक्तित्व का भी एक अलग निखार आएगा। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार किसी के लिए माता पिता का रिस्पेक्ट करना वैल्यू सबसे ऊपर है, तो किसी के लिए शिक्षकों का रिस्पेक्ट करना सबसे वैल्यू ऊपर है, तो किसी के लिए भगवान का प्रार्थना करना सबसे ऊपर है। सभी का वैल्यू अपना अपना अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार रहेगा, और वो संगठित करेगा कि किसे सबसे पहले नंबर पे रखना है, किस वैल्यू को दूसरे नंबर पे रखना है। फिर उसके बाद हमारे 5वें नंबर पे आता है स्वाभाविकरण, या उसके चरित्रीकरण भी कहते हैं, यानी कि उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है जब वो वैल्यू को संगठन करके एक नए रूप में आता है, यानी कि नए चरित्र का निर्माण होता है, नए नैतिकता को वो जानता है, इसीलिए इसे चरित्रीकरण भी कहा जाता है, जिससे वो नए व्यवहार को जाना क्या सही है, अब उसको अपने अंदर ढाल लिया, तो वो उसका चरित्रीकरण हो गया, वो स्वाभाविकरण हो गया, वही उसका नेचर हो गया। अब जैसे कि कोई बच्चा बात बात पर गुस्सा करता है, तो वो उसका चरित्र है, वो उसका स्वाभाविकरण है, जानता है कि गुस्सा करना सही चीज नहीं है, लेकिन वो वैल्यू में उसे वो रखा है कि जब तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ तब तक ही सही है, अगर मेरे बर्दाश्त से ज्यादा होगा तो मैं गुस्सा करूंगा ही। तो वो उसके व्यवहार को नए रूप से, उसकी पर्सनालिटी को दिखा रहा है, उसके व्यक्तित्व को दिखा रहा है, वो उसका चरित्रीकरण है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आप देख रहे हैं कि लर्निंग में तीनों क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है, कॉग्निटिव का भी, अफेक्टिव का भी, साइकोमोटर का। कॉग्निटिव पिछले क्लास में हम लोग देख लिए, उससे वो ज्ञान तो ले लिया, लेकिन अफेक्टिव भावात्मक रूप से उस ज्ञान से अपने आप को कैसे जोड़ रहा है, अपने व्यक्तित्व में किस तरह से परिवर्तन कर रहा है, ये बहुत ही जरूरी है। जैसा कि मैं पहले क्लास में भी बताई हूँ कि जो भी डोमेन होता है, वो तीनों डोमेन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बालक के व्यवहार का परिवर्तन करना, यही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब इसका एक शॉर्ट नोट मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य आते हैं। ये भावात्मक क्षेत्र का सारा इधर का लेवल दिया हुआ है, और उसमें क्या क्या क्रिया, क्या क्या होता है जो उसके किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करता है, वो सारा क्रिया दिया हुआ है। ये आवश्यक नहीं कि जो जो क्रिया इसके अंतर्गत दिया है वही सारा क्रिया हो, उसके अलावा भी कोई क्रिया हो। इसीलिए ये जो क्षेत्र होता है बहुत ही कठिन क्षेत्र होता है, एक शिक्षक के लिए बहुत ही इसमें टफ होता है कि किसी भी बालक के व्यक्तित्व को जानते हुए, मनोवृत्ति को जानते हुए, गुणों को जानते हुए, उसके रुचियों को जानते हुए, सारे जो वैज्ञानिक रूप से अभिवृत्तियों को जानते हुए, मोटिवेशन को जानते हुए किस तरह से वो शिक्षा प्रदान करे कि वो शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंच पाए। अब पिछले सेशन में मैं कॉग्निटिव का भी दी थी, लेकिन वो क्लियर नहीं गया था, तो अब कॉग्निटिव का भी मैं यहाँ फिर भेज दे रही हूँ। आशा है कि आप लोग को अब क्लियर दिख रहा हो। ये नॉलेज, बोध, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन, ये सारा आपके सामने दिया हुआ है, और इसमें क्या क्या क्रियाएं होती है वो सारा क्रिया है। तो स्टूडेंट, यही पे यहाँ का सेशन समाप्त होता है। आप लोग को आज अभी तक ये पता चला कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है। उसमें हम लोग 3 डोमेन की बात कर चुके हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव के बारे में कि क्या क्या होती है इसके अंतर्गत। कॉग्निटिव में अगर वो ज्ञान ले लेता है तो उस ज्ञान से वो वैल्यू, उसमें सकारात्मक रूप से वो क्या अपने जीवन में कार्य करेगा, जीवन में उससे क्या क्या आगे गतिविधियां करेगा, देश राष्ट्र के लिए क्या क्या करेगा, वो अफेक्टिव में आता है। अगर नकारात्मक रूप से करता है तो वो अफेक्टिव में ही आएगा, लेकिन नकारात्मक रूप से ही आएगा। अब अगले सेशन में साइकोमोटर के बारे में बात करूंगी, और कोशिश करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को अगले सेशन में दे दूं। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।